चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है? अ फर्म हैज डिसाइडेड नॉट टू इशू इक्विटी शेयर दिस ईयर। कंपनी कह रहा है भाई इस बार इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे फंड के लिए। द रीजन इज दैट they have given is the involvement of cost like printing charge, brokerage, advertisement cost, underwriters commission. The company says all these costs will add on the business becomes substantial, will add on to become substantial। ठीक है, तो कंपनी सिंपल सा बात कह रहा है कि भाई इस बार हम लोग इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रिंटिंग चार्ज, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट का, अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकरेज का कमीशन बहुत ज्यादा लग रहा है। तो फटाफट से बताओ क्या रीजन है। सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रिंटिंग चार्ज ज्यादा है, ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा है, कमीशन बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को अगर इस तरीके का चार्जेस देना पड़ रहा है, यानी कि ये फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड है, और यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपका बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ बच्चे जवाब दे रहे स्टॉक मार्केट कंसिडरेशन है ना, स्टॉक मार्केट का कंडीशन नहीं। स्टॉक मार्केट का कंडीशन थोड़ी बोल रहा है ये। आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग चार्ज के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा शेयर बेचने के लिए, अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये छोटे मोटे खर्च जो है, ये छोटा मोटा खर्च नहीं, बहुत लार्ज स्केल पे करना पड़ता है। कंपनी शेयर इशू करने से पहले करती है, और इसको ये जो है शेयर इशू करने में खर्च आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कंपनी का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो शेयर इशू नहीं करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपनी ऑलरेडी हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। कंपनी का बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या? उसको नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना, डेली बेसिस पे। जैसे वर्कर को वेजेस देना पड़ता है, रॉ मटेरियल का खर्च बहुत ज्यादा है ना। तो खर्च बहुत ज्यादा है कंपनी का। ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को मैनेज करने का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह भी बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्ट वगैरह ऑलरेडी ये लोग दे रहा होगा बहुत ज्यादा। इफ इट टेक्स लोन्स, इट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट विल इंक्रीज, लीडिंग ऑन ओवरऑल इंक्रीज इन द पेमेंट। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ज्यादा है और तुम अगर लोन ले लेते हो तो और पंगा है भाई। हैड द सिचुएशन बीन opposite, it would have considered taking loan, but now the only option is go for the equity, है ना। पर क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखते हैं यहां से। if it take loan, its fixed financial cost will increase, leading to an overall increase in the payment। और चूंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट है ज्यादा, और फिक्स्ड फाइनेंशियल लोन ले लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे, यानी कि आप डेट फंड्स के थ्रू पैसा ले लेते हैं, तो आपका पेमेंट करने का जो लायबिलिटी है और बढ़ जाएगा। हैड द सिचुएशन बीन अपोजिट, इट वुड हैव कंसीडर्ड टेकिंग लोन, बट अगर सिचुएशन उल्टा रहता, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं रहता, तब तो वो लोन ले लेता। बट नाउ द ओनली पोजीशन ऑप्शन इज इक्विटी। मगर कंपनी देख रहा है कि हमारा स्थिति सही नहीं है, हमारा अपोजिट सिचुएशन नहीं है, हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम और अगर लोन ले लेंगे तो मेरा और लायबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है इक्विटी का, कि हम इक्विटी के थ्रू फंड रेज करें। तो फटाफट से बताइए कि कौन सा फैक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात होगी? रिस्क कंसीडरेशन की बात होगी। रिस्क कंसीडरेशन कहने का मतलब, अब देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस रिस्क में है। ठीक है ना, अगर आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि आप बिजनेस, आपका रिस्की बिजनेस है, आपको ज्यादा सतर्कता के साथ काम करना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, प्रॉफिट अगर डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ, आपको बहुत ज्यादा बर्डन फेस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है, आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर नहीं कमाओगे तो वो लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाओगे, और ऊपर से अगर और आप लोन ले लीजिएगा तब तो और बर्डन बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया आप कहाँ जाइए, इक्विटी की ओर जाइए। तो रिस्क कंसीडरेशन इसका जवाब होगा। रिस्क कंसीडरेशन देखा जा रहा है
कि बिजनेस में कितना ज्यादा, है ना, रिस्क है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग डेट टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी सोच रहा है कि भाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम डेट फंड रेज करें। इट इज थिंकिंग सो बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, है ना। इंटरेस्ट क्या है? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आपको इंटरेस्ट जो भी देना पड़ता है उसके कारण आपका टैक्स जो है रिड्यूस हो जाता है। ड्यू टू न्यू बजट बाय द गवर्नमेंट, रेजिंग डेट हैज बिकम कंपैरेटिवली चीपर एंड इक्विटी लूजिंग इट्स अट्रैक्टिवनेस। तो हम लोग बात किए थे ना टैक्स के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में अपने कंट्री का। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप डेट फंड की ओर जाइए, और टैक्स रेट कम है तो इक्विटी फंड की ओर जाइए। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझे थे। तो यहाँ पर जो जवाब होगा, आप देख रहे हो टैक्स की बात कर रहा है, तो हमारे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है अगर ज्यादा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डेट फंड की ओर जाएंगे, और अगर कम है तो इक्विटी की ओर जाएंगे। तो सिंपल सा फैक्टर, कौन से फैक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे? टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। वेरी गुड। 8 नंबर क्या कह रहा है? मिस्टर मदन शर्मा has a company having 10 branches throughout the country। 10 branches है, चलो अच्छी बात है, एक्सपेंशन है बिजनेस का। He is thinking of opening the new branch। For this require a good amount of investment। ऑब्वियस ही बात है, न्यू ब्रांच ओपन करोगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। He talks to his friend, bank and other source to raise the debts as the source of finance। इस पैसे के लिए वो अपने दोस्त की मदद लेना चाह रहा था, बैंक की मदद लेना चाह रहा था, और अदर सोर्स की मदद लेना चाह रहा था। डेब्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हाउएवर prevents himself for using all the possible source of finance so that however he prevents himself from using all the possible source of finance so that he can maintain his borrowing power। ठीक है, तो बोरोविंग, अच्छा, और वो कुछ इस तरीके से वो फंड रेज करना चाहता है कि उसका बोरोविंग पावर मेंटेन रहे। तो बताइए, सिंपल सा बात है, एक ब्रांच और ओपन करना चाहता है तो इसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अपने दोस्तों से डेट फंड, ही टॉल्स टू हिज फ्रेंड, बैंक्स एंड अदर सोर्स टू रेज डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाउएवर he prevent himself from using all possible source of finance so he can maintain borrowing power। है ना, बताइए क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि सर ये बोरो फंड तो करना चाहता है मगर कुछ सोर्स अभी भी अपने पास ओपन रखना चाहता है ताकि कल को फ्यूचर में जब भी लोन का रिक्वायरमेंट हो तो उसका बोरोविंग पावर मेंटेन रहे। यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो एक फैक्टर की बात हम लोग किए थे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोरोविंग, है ना। तो उसकी बात कर रहा है। अब देखिए बोरो की बात करें तो बोरोइंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेंगे और अदर सोर्सेज से आप फंड अरेंज करेंगे ताकि आपका बोरोविंग पावर जो है वो मेंटेन रहे थोड़ा। 9 नंबर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, 9th क्या कह रहा है? अ लीडिंग कंपनी डिसाइड्स टू रेज फंड, इट डिसाइड्स टू गो फॉर द डेट एज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर ये बंदा डेट की ओर ही जा रहा है ये कंपनी। द रीजन बिहाइंड द चॉइस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मैनेजमेंट ओहो होल्डिंग इन द कंपनी इफ इक्विटी इज इशूड। तो इस कंपनी इसलिए डेट फंड की ओर जा रहा है क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, है ना। मतलब जो मैनेजमेंट के पावर्स हैं वो लूज हो जाएंगे अगर हम डेट फंड सॉरी इक्विटी इशू करते हैं। तो कंपनी ऑलरेडी हैज बीन यूजिंग इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर। और पिछले 2 सालों से
ऑलरेडी कंपनी इक्विटी के थ्रू ही पैसा रेज कर रहा है, और इस साल भी अगर इक्विटी के थ्रू इशू करेगा तो पंगा क्या है कि आपका आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल लूज हो जाएगा। तो बताइए कौन सा फैक्टर की ये बात कर रहा है। वेरी गुड, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, कंट्रोल, कंट्रोल कंसीडरेशन। हम कंट्रोल नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंट्रोल कंसीडरेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कंट्रोल कंसीडरेशन। क्योंकि आपको पता है कि अगर इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो मैनेजमेंट का कंट्रोल लूज होते चला जाएगा और शेयर होल्डर का पावर इंक्रीज होते चला जाएगा। तो उस केस में कोई किसी भी डिसीजन के लिए कंट्रोल मैनेजमेंट को जो है शेयर होल्डर का डिसीजन लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा शेयर होल्डर बढ़ेंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, a company no more interested in raising fund in debt fund in the form of debt, ठीक है। a company is no more interested in raising fund in the form of debt. A company is no more interested in raising fund in the form of debt. The amount of EBIT, earning before interest and tax, that the company is decreasing in the relation to the amount of the interest it has to pay in the debt it has borrowed, है ना। सिंपल सा फंडा है। क्या कह रहा है कि कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना, इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। इफ इट बोरोज मोर डेप्ट देन ईबीआईटी एंड इंटरेस्ट, है ना, रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहा है ना, विल फर्दर गो डाउन, और नीचे चला जाएगा। क्योंकि भाई सिंपल सा बात है, अगर आप का प्रॉफिट घट रहा है और इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो घटते चला जाएगा। और इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डेंजर सिचुएशन में। तो इस केस में आप डेट फंड की ओर नहीं जा सकते। तो कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग फैक्टर ध्यान में रख रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्योंकि आपको याद होगा, आप फैक्टर में पढ़े थे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ईबीआईटी एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट कितना है और उसके कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट कितना है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आपका कह रहा है नीलम हैज डिसाइडेड टू कंसीडर अ डेट एज द सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, है ना। नीलम कह रही है कि भाई हम तो डेट फंड की ओर जाएंगे। हर डिसीजन हैज कम आफ्टर कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग बफर ऑफ फंड सी ऑलरेडी हैज। स्ट्रॉन्ग बफर ऑफ फंड मतलब कि उनके पास फंड अवेलेबल है इनफ। सी हैज इनफ अमाउंट ऑफ फंड टू कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट, और किसी भी तरीके का फिक्स्ड लायबिलिटी अगर आता है तो वो इनफ उसके पास पैसा है कि पे कर सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोन लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट देने के लिए इनके पास अवेलेबल अमाउंट है। हर बिजनेस यूनिट हैज नो प्रॉब्लम इन रनिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, और इनको डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए किसी भी तरीके का शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है इट हैज लो बिजनेस रिस्क, और इसका बिजनेस रिस्क भी बहुत अच्छा है, मतलब कम है, ठीक है। तो फर्दर द फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो लो। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी देख रहा है कि कैश का पोजीशन अच्छा है, फिर इसके बाद रिस्क कम है, तो रिस्क कम है तो आप डेट फंड की ओर जा सकते हैं, और कंपनी डेट फंड की ओर जा भी रहा है। तो बताओ कौन सा फैक्टर का यहाँ पर बात हो रहा है ना। यहाँ पर कौन से फैक्टर की बात हो रही है, कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नीलम कह रही है कि हम डेट फंड की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन में देखो, नीलम डेट फंड की ओर इसलिए जा रही है क्योंकि
उसके पास इनफ कैश अमाउंट है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को पे करने के लिए उसके पास इनफ कैश है, कवर कर सकती है। फिर बिजनेस ऑपरेशन भी स्मूथली चल रहा है ना, लो रिस्क में है बिजनेस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कैश की बात कर रहा है, यानी कि बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर नीलम जो डिसीजन ले रही है कि हमको डेट फंड इशू करना है, वो कैश फ्लो पोजीशन को फैक्टर को ध्यान में रख के ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, a company has decided to go for trading on equity as an option, है ना, this is being done to increase the earning per share. Definitely the ability of the company to use debt is greater. चलिए बताइए क्या होगा, कौन सा फैक्टर है? A company has decided to go for trading on equity as an option. ऑप्शन के तौर पे वो इक्विटी शेयर की ओर जाना चाहता है। This is being done to increase the earning per share. और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कंपनी कह रहा है कि सिंपल सा बात है, हम शेयर अगर इशू करेंगे तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू यूज डेब्ट इज ग्रेटर, है ना। तो कौन से फैक्टर की बात हो रही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, है ना, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ओके। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के कंपनी ये डिसीजन ले रहा है। डेफिनेटली द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू यूज डेब्ट इज ग्रेटर। चलिए ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर था जिसमें कि टोटल आपका कैपिटल को सेलेक्ट करने के लिए टोटल फैक्टर्स की बात हो रही थी, और टोटल 12 क्वेश्चंस है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रिलेटेड है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन केस स्टडी बी यानी कि बी ऊपर में जो 12 नंबर में था, प्रेरक आयरन लिमिटेड what caution do you think that the company should take? तो चलो भाई देखते हैं क्या प्रिकॉशन लेना है। प्रेरक के पास जाते हैं। देखिए प्रेरक लिमिटेड यहाँ पर आपको दिख रहा है। प्रेरक लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रेजिंग फाइनेंस टू फर्दर इट्स प्रोजेक्ट ओवरसीज, है ना। फंड इसको चाहिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर दिस द कंपनी इज ऑब्जर्विंग the other companies raising of finance। कंपनी ये प्रेरक लिमिटेड क्या कर रहा है, क्या रेशियो रहेगा, डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, इसका रेशियो के लिए अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहा है। वो अपना कंपनी का तो देख ही रहा है, अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी देख रहा है। देयर डेब्ट इक्विटी रेशियो आर बीइंग thoroughly studied by the financial expert of the company। प्रेरक लिमिटेड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये मुआयना किया जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उनके कॉम्पिटिटर है ना, उनका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब ये बताओ तो यहाँ पर प्रेरक लिमिटेड को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो ये ध्यान में रखना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखिए ठीक है आप कंपैरिजन ऑफ द अदर कंपनी कर सकते हैं, मगर हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगे उसी पे तो ये गलत है। क्योंकि देखो हर कंपनी का सिचुएशन अलग होता है, कैश फ्लो पोजीशन अपना अलग होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग होता है। तो आप अदर कंपनी को तो ध्यान में रख सकते हैं, मगर आप हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर 2:1 रख रहा है तो आप भी डॉट एकदम 2:1 ही रख रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर इसको फ्रेम करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए, है ना, ब्लाइंडली आप किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 2 द केस स्टडी आई मतलब आई किस पे आता है? 9 नंबर पे। हाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड मैटर। चलिए तो 9 नंबर पे आते हैं थोड़ा।
हाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड मैटर, आरओआई को फैक्टर में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर आ गया। अ लीडिंग कंपनी डिसाइडेड टू रेज फंड, it decide to go for the debt फंड की ओर जाना चाहता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। द रीजन बिहाइंड द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, है ना, ऑफ इक्विटी इशूड। तो देखिए यहाँ पर जो डिसीजन लिया जा रहा था, यहाँ पर जो डिसीजन लिया जा रहा था कि भाई कंपनी जो है वो डेट फंड की ओर जाना चाहती है। वो इसलिए जाना चाहती है क्योंकि कंपनी अगर शेयर इशू करेगा, तो शेयर अगर इंक्रीज करेगा तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मगर इसी चीज को वो रिलेट करना चाह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो सिंपल सा बात है, अगर आप फंड रेज कर रहे हैं डेट फंड की ओर से, है ना, आप डेट फंड की ओर जाना चाहते हैं, उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। डेट फंड का जो रेट रहेगा, जैसे मान लीजिए 10%, 15% जो भी है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हायर है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तब तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना। सिंपल सा बात है, फिर से बता रहे, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी क्या कह रहा है, डेट फंड की ओर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ इंटरेस्ट लगेगा, और कंपनी जहां भी इन्वेस्ट करेगा वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा जो आएगा उसको कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस केस स्टडी में तो फैक्टर डिसाइड किया जा रहा है कंट्रोल कंसिडरेशन का, मगर आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा है क्या होगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें। तो सिंपल सा बात है, अगर कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो अर्निंग पर शेयर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर आप डेट फंड की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाएगा। मगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उस केस में आप आराम से डेट फंड की ओर जा सकते हैं। डेट फंड इज ओके, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा कॉस्ट कम होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, उससे उसका फायदा किसको मिलेगा, अर्निंग पर शेयर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और आपको याद होगा हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते ही हैं, इसलिए ताकि शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो, है ना, टू इंक्रीज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इसी को जस्टिफाई करना था आपको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्दर बिजनेस इज इन होलसेल बिजनेस, सॉरी फ्यूचर बिजनेस, ओ माय गॉड, फ्यूचर बिजनेस is in wholesale business. The manager is charging, manager in charge is taking care of all the operation. हाँ, मैनेजर जो है सारा ऑपरेशंस के ध्यान में रख रहे हैं। The branch in Delhi is earning lot of revenue these days. आज के डेट में दिल्ली का जो ब्रांच है बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। It require fixed capital investment for which it has borrow money. और कंपनी को एक्सपेंशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, तो वो बोरो मनी किया, मतलब डेट फंड की ओर गया। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ओह, अब आपको कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना साइज होगा। मतलब देखिए सिंपल सा बात है, होलसेल बिजनेस में ये है और मैनेजर जो है वो सारा डिसीजन लेता है। ब्रांच एक नया, द ब्रांच इन दिल्ली इज अर्निंग लॉट ऑफ रेवेन्यू, इट रिक्वायर्ड फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कुछ मशीन वगैरह खरीदना हो सकता है या फिर कुछ पैसा लगाना होगा कहीं, फॉर विच इट हैज टू बोरो मनी, इसके लिए वो क्या ले रहा है, लोन ले रहा है। चलिए ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो ये फिक्स्ड कैपिटल का जो साइज होगा, मतलब कितना पैसा लगेगा। यहां पर देखो आपसे बस अनुमान पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए आप अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हैं, ये क्या है, होलसेल बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है। होलसेल बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है।
अच्छा, ट्रेडिंग मतलब क्या? जो लेन देन का काम करता है। अरे हम मैन्युफैक्चरर थोड़ी हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि हम लेन देन का काम कर रहे हैं। अब लेन देन का काम कर रहे हैं और मेरे ब्रांच में कुछ पैसा लगाने की जरूरत है एक्सपेंशन के लिए, तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ठीक तो है, रिक्वायरमेंट है, मगर साइज जो है वो लार्ज नहीं, स्मॉल साइज रहेगा। यानी कि आप जो लोन अमाउंट लोगे वो स्मॉल साइज का रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग कंसर्न हैं और आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट वुड बी स्मॉल। ठीक है, अब अगर एक नंबर में है तो आप, है ना, एक नंबर में आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है, चूंकि कंपनी बिजनेस जो कर रहा है वो ट्रेडिंग कंसर्न कर रहा है, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रहता है, यानी कि लेस फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। 6 पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अतुल इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ सीजर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कैंची बनाने का कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है भाई, बनाइए। ही रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। ही रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ही डिस्कस द प्रोजेक्ट विथ हिज फादर, अपने पापा जी के साथ डिस्कस किया। हिज फादर आफ्टर लिसनिंग टू द प्रोजेक्ट ट्राई टू फाइंड आउट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो इसके पिताजी बोले कि भाई चलो ठीक है, कैंची का बिजनेस तो चलो चलेगा, मगर कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है वो पिताजी फाइंड आउट करना चाहे, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द सीजर्स फॉर द सीजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ अतुल। तो अतुल के लिए कितना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा, तो अमाउंट आपको नहीं बताना। खास बात तो यही तो है कि अमाउंट कैसे बता देंगे, आप ये बताएंगे कि स्मॉल की लार्ज। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो कहां जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, है ना। लार्ज हाई हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एट इज है एज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो अब इसी क्वेश्चन को ना अगर 3 नंबर में दे दिया, अगर मान लो इस क्वेश्चन को 3 नंबर में दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करेंगे कि एज द कंपनी हैव टू बाय प्लांट, it have to invest in fixed investment like plot of land, factory setup, latest technology of machinery, so the company will require huge amount of investment in his plant, so the Atul will require more amount of capital, large amount of fixed capital as in his capital structure। बस हो गया, इस तरीके से आप फ्रेम कर दिए आंसर, 3 नंबर आपके पॉकेट में आ गया। बात समझे? चलिए, बहुत लेट जवाब आ रहा है आपका कृति श्रुति, थोड़ा टाइम पे रहिए। वृंदा, वृंदा इज एन एमबीए पास आउट फ्रॉम अ वेरी गुड एमबीए कॉलेज। वाह, बहुत अच्छी बात है। हर फादर हैज रेस्टोरेंट बिजनेस, उसके पिताजी का रेस्टोरेंट बिजनेस था। देयर कंपनी हैज 15 रेस्टोरेंट इन यूरोप। ओह, यूरोप में अपना धाक जमाए हुए हैं भाई, क्या बात है। एज सुन एज द वृंदा ज्वाइन business, she decided to take their number of to 25 by opening 10 more restaurant। तो वो बोला कि भाई अब तो 10 15 10 अभी और रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यूरोप में वो 10 ऑलरेडी 15 चला रहा है, 10 और ब्रांचेस ओपन करना चाहता। व्हाट डू यू थिंक द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हेयर। तो भाई सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट चला रहा है तो भाई, है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा क्यों करना पड़ेगा, अब 10 ब्रांचेस है तो फर्नीचर का सेटअप करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव उसको लुक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद किचन में लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का रेसिपीज को डेवलप करने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा
फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। बात समझे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है ना। स्केल ऑफ ऑपरेशन उसका हाई है, ये भी आप कह सकते हैं कि एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज हाई, तो यहाँ है ना। व्हाट डू यू थिंक द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वाई, अच्छा वाई भी पूछ रहा है, वाई में आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई है ना। तो जाहिर सी बात है उसका जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 8 नंबर, रवि हैज स्टार्टेड पिज्जा बेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, पिज्जा बेस कहने का मतलब वो जो बन रहता है ना, बन जिसके ऊपर पिज्जा का सारा इंग्रेडिएंट रखाता है, वो पाव, पाव भी कह सकते हैं, ब्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। द अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल इज वेरी बिजी, जाहिर सी बात है बिजी रहेगा, क्योंकि ब्रेड वाले का बिजनेस का मॉर्निंग में ही बिजनेस चलता है, सुबह सुबह मैन्युफैक्चरिंग करो और तुरंत सप्लाई करो, इसलिए। तो देखिए क्या कर रहा है, द अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल इज वेरी बिजी एज द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड एज सून एज इट इज मेड टू कीप इट फ्रेश एंड सेंट टू द वेरियस पिज्जा मेकिंग रेस्टोरेंट और होटल्स, है ना। तो कंपनी क्या करती है कि तुरंत बनाती है और फटाफट सप्लाई करती है, ताकि किसी भी तरीके का फ्रेशनेस में कमी ना आए, एकदम गर्मा गर्म पहुंचा देता है। डेली फ्रेश पिज्जा बेस has to be delivered on the basis of estimated order as there is no sure sort of consumption pattern in the city। अच्छा, एक अनुमानित तौर पे सबको पिज्जा बेस पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न क्या है ये डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डू यू थिंक is going to be the what do you think is going to be the working capital requirement of the business। अब देखो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल नहीं पूछ रहा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। हाई क्यों रहेगा सर, सॉरी लो रहेगा, लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। सर लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कंपनी को कोई स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ताजा ताजा बना रहा है, सप्लाई कर रहा है और दिन भर का पेमेंट ले लेता होगा, ठीक है। कंपनी जैसे स्टॉक का रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब बढ़ता है, जब आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। मगर यहाँ पर तो ऑपरेटिंग साइकिल तो है ही नहीं, आप सुबह सुबह बनाए और तुरंत सप्लाई कर दिए। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है, बनाने में समय लगा, उसको बेचने में समय लगा, फिर उसके बाद उसको कैश में कन्वर्ट करने में समय लगा, ठीक है। मगर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, सिंपली कंपनी क्या है बेचेगी, सुबह सुबह मैन्युफैक्चरिंग किया, सप्लाई किया और इवनिंग तक हो सके तो पेमेंट भी रिसीव कर लेगा। तो अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो चूंकि यहाँ पर स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, प्लस आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल जो है ना, ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो भी आपका लो तो इस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना।